हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि भाई जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, सेकंड चैप्टर जो है उपभोक्ता संतुलन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको दो मेथड से करना है, एक कार्डिनल से, एक ऑर्डिनल से। कार्डिनल का मतलब गणनावाचक है और ऑर्डिनल मतलब क्रमवाचक। तो हम कार्डिनल मेथड जो है, या मतलब गणनावाचक, जो कि मार्शल ने दिया था, उसको हम कर चुके हैं। मैंने वीडियो जो है अपलोड कर दी है। आप सब जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो नए जुड़े हैं विद्यार्थी, वो पहले उसको देख लेना, तब आप ये जो है क्रमवाचक या ऑर्डिनल मेथड देखना, आप सबको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप सबको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनल मेथड। तो इससे पहले थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बताया था आप सबको। तो जब हमने बात की थी तो हमने कहा था भाई, जो गणनावाचक है वो मार्शल ने दिया, और उनका कहना है कि जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब कि आप अपने कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो, कोई भी चीज़ आप उपभोग करते हो, तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि है उसको आप गणना कर सकते हो। ठीक है। और उन्होंने एक यूनिट भी दे दिया था, यूटिल। और क्रमवाचक में क्या होता है कि एक प्रेफरेंस देना होता है। तो देखो, अगर हम बात करें क्रमवाचक की, जो कि हिक्स ने दिया है, प्रोफेसर हिक्स ने दिया है, तो हिक्स का मानना यह है कि आप संतुष्टि को कभी गणना नहीं कर सकते हैं, संतुष्टि का। और ये बात सच भी है कि भाई आप अगर एक रोटी खाते हैं तो आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इतनी संतुष्टि मिली या इतनी यूटिल मिला, ये तो आप कह नहीं सकते ना। लेकिन आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं, दो चीज़ों में या तीन चीज़ें हैं। अमूमन तो हम यहाँ पर जब लेकर चलेंगे सिर्फ दो चीज़ों को लेकर चलेंगे, पर आपके सामने तीन चार चीज़ें अगर रख दी जाए कंज्यूम करने के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि मैं पहले इसको कंज्यूम करना चाहूँगा या इस चीज़ का उपभोग करना चाहूँगा, जिस जिस भी चीज़, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद होगी। तो ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम क्रमवाचक कहते हैं, तो ये चीज एक व्यवहारिक लगती है कि हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी एक पर्सन है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ठीक है। और आपको दो कम्युनिटी की अगर बात कर दी जाए कि भाई दो चीजें हैं, तो अगर पिज्जा की बात कर दी जाए, ठीक है, पिज्जा की बात कर दी गई, और भी कोई चीज ले लीजिए, आइसक्रीम की बात कर दी गई, ठीक है, आइसक्रीम की बात कर दी गई। तो इन दो चीजों में से अगर प्रेफरेंस की बात की जाए, तो अगर मान लीजिए ए है, ए को अगर पिज्जा ज्यादा पसंद है तो कहेगा भाई मैं पहले पिज्जा पसंद करूंगा लेना, देन फिर उसके बाद आइसक्रीम। ठीक है, मेरा पहला प्रेफरेंस जो है पिज्जा होगा। और अगर बी को आइसक्रीम पहले पसंद है, ज्यादा पसंद है, उसे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, तो आइसक्रीम को ज्यादा लेना पसंद करेगा पहले, देन फिर पिज्जा। तो ये तो एक व्यवहारिक हो सकता है, हम रियल लाइफ में ऐसा करते भी हैं कि हम क्या चीज पहले पसंद करेंगे, दो तीन चीजों में हम चूज कर लेते हैं कि मैं उपभोग करना ये चीज ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है। पर अगर आपको भाई, जैसे इससे पहले हम गणनावाचक कर चुके हैं, तो अगर आपको संतुष्टि की गणना करनी हो कि मुझे पिज्जा से 10 संतुष्टि मिलती है, आइसक्रीम से 5 ही मिलती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो यहां पर यही चीज है कि आपको एक प्रेफरेंस देना होता है कि आप पहले किस चीज को कंज्यूम करना चाहेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि भाई क्रमवाचक है क्या। अब इसमें सबसे पहला जो है अधिमान वक्र का कॉन्सेप्ट है। अधिमान वक्र, अधिमान वक्र या तटस्थता वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता जो है तटस्थ हो जाता है। तटस्थ मतलब कि उसे जो भी दो चीजें उपभोग कर रहा है, तो उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होगी वो क्या होती है, बराबर होती है, हर एक कॉम्बिनेशन पे बराबर होती है, तो इसलिए वो एक तटस्थ माना जाता है। अब अधिमान वक्र होता क्या है, तो जैसे मैंने अभी दो चीजों की बात की थी कि भाई पिज्जा की बात की थी हैं, और आइसक्रीम की बात की थी, हम दो चीजें लेकर चल रहे थे। तो सीधी सी बात है कि जब इन दो चीजों को हम ले रहे हैं, मे भी हो सकता है भाई मान लो मेरे पे 100 रुपए हैं और ये 5 रुपए की आती है, ये 10 रुपए की आती है, या ये 15 की आती है, ये 5 की आती है। तो इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि मैं पिज्जा ज्यादा खरीदूंगा या आइसक्रीम ज्यादा खरीदूंगा। तो उस कॉम्बिनेशन को जब शो किया जाता है किसी ग्राफ पे, तो उसी को ही हम अधिमान वक्र कहते हैं। ठीक है। तो सिंपल से उसमें कहा जाए कि अधिमान वक्र क्या होता है कि दो वस्तुओं के उपभोग का
ग्राफीय प्रस्तुति है जिससे एक उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई दो वस्तुओं के उपभोग का एक ग्राफीय प्रस्तुति है जिसे एक उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है। अब देखिए, मैं जो भी डेफिनेशन होता है या जो भी परिभाषा लिखता हूं वो मैं अपने आप लिखता हूं, जो चीजें हमने समझी हैं उसको। ये बिल्कुल ये नहीं है कि रटा रटाया बुक में से ही लिख दिया गया है। तो बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो सकता है पर मीनिंग जो है सेम ही होगा। ठीक है, तो क्या है, दो वस्तुओं के उपभोग का एक उपभोग का ग्राफीय प्रस्तुति है जिससे एक उपभोक्ता समान संतुष्टि प्राप्त करता है। अब देखो, ऐसे तो आप सबको समझ में नहीं आएगा, पर अगर हम इसको एक टेबल के माध्यम से देखें तो आप सबको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन है ABCDE। अब आपके पास दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं मैंने एक तो रख लिया P वस्तु, हमने आइसक्रीम लिया था P और I लिख लिया। ठीक, हमने पिज्जा लिया था और आइसक्रीम लिया था। तो सिंपली 1 2 3 4 5, मान लीजिए इसकी क्वांटिटी जो है वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहां पर जो क्वांटिटी है वो है 15 10 6 3 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफीय एक शेड्यूल हो गया। अब देखिए, एक कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है। आप देखिए, कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो उससे मिलने वाली संतुष्टि जो होगी वो समान ही होगी। जैसे मान लीजिए ये बी कॉम्बिनेशन है, तो बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है, आप पिज्जा 2 ले सकते हैं और जो है आप आइसक्रीम जो है वो 10 ले सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन आपके सामने ये आ गया सी कि आप पिज्जा 3 ले लीजिए या आइसक्रीम जो है 6 लीजिए। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन को हम जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो उसी को ही हम अधिमान वक्र कहते हैं। अच्छा, क्योंकि अब हमें यहां पर आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि भाई मैं पिज्जा को जो पिज्जा है उसको 10 ले लूं या 5 ले लूं और इसको घटाऊं ही ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इससे पहले जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो मैंने कहा था कि भाई जो संसाधन है वो सीमित है, तो आपकी जो आय है, जो इनकम है वो सीमित है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास भाई 20 रुपए, ठीक है, आपके पास 20 रुपए हैं और 20 रुपए में से मान लीजिए कोई भी चीज है वो 1 रुपए आ रही है या 2 रुपए की आ रही है, कोई भी प्राइस आप रख लीजिए, एक 5 का रख लीजिए, एक 10। ठीक है, तो अब इसमें क्वांटिटी क्या हो सकता है कि या तो आप मान लीजिए A है और ये B है, तो आप A या तो 2 ले लीजिए और B 1 ले लीजिए, यही हो सकता है। ठीक है, ठीक, या तो दो, ये जो A है उसको 4 ले लीजिए। ठीक है, या तो B को 2 ले लीजिए, तो यही कॉम्बिनेशन बन सकता है क्योंकि आपके पास 20 ही रुपए हैं। ठीक है, तो आप सब ये नहीं कह सकते हैं कि भाई यहां पर मैं इसको 3 भी ले लूंगा और इसको 10 भी ले लूंगा, क्योंकि इनकम जो है वो सीमित है, हमारी आय जो है वो सीमित है। तो आपके साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन में से ही आपको कुछ ना कुछ चुनाव करना होता है और इनसे मिलने वाली संतुष्टि जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। अब देखिए, इसको एक वक्र पे हम जो है बना लेते हैं। इसको हम एक वक्र पे शो कर लेते हैं। यहां पर मैंने P वस्तु रख लिया और यहां I वस्तु रख लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 है तो 3 दिन का वो ले लेते हैं गैप, 3 6 9 12 15। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना कितना आसान है। जब P 1 है सिंपल, तो I कितना है, 15 है, तो ये बिल्कुल इसके सीधा ये हो गया। ठीक है, इसको ऐसे से करके भी रखा जा सकता है। उसके बाद जब ये 2 है तो ये 10 है, तो 2 है तो ये 10 है, तो 9 से थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, ये लेकर गया 2 और ये 9 से ज्यादा ले लिया। 3 है तो 6 है, तो ये 6 और ये 3। ठीक है, और 4 है तो 3 है, ये 3
और ये 4, देन 5 है तो 1 है, ठीक है। तो 1 मैं यहां पर ले लूं और तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब इन सारे पॉइंटों को अगर हम जोड़ दें तो तुम्हारा क्या बन जाता है, अधिमान वक्र बन गया, अधिमान वक्र, ठीक है। तो ये देखिए, आप अब आपकी मर्जी है, आप ये कॉम्बिनेशन ले लीजिए या ये कॉम्बिनेशन ले लीजिए। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है, देखिए सिंपल क्या है कि भाई यहां पर I15 है और ये है, तो आपने I15 ले लिया, I15 या जो ये नीचे P वस्तु है उसको 1 ले लिया। दूसरे कॉम्बिनेशन में देखिए, आप दूसरे कॉम्बिनेशन में 10 ले रहे हैं, I आपने 10 लिया, 10 और ये 2 ले लिया, P जो है 2 ले लिया, ये हो सकता है। तीसरे उसमें देखिए 6, I आपका 6 हो गया और जो P है वो 3 हो गया, 3P हो गया, ठीक है। फिर यहां पर 3 और 4 हो गया, भाई I आपका 3 हो गया और P जो है 4 हो गया, ठीक है। नाउ कितना हो गया आपका 1 I हो गया और P 5 हो गया, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है आप सबके सामने आते हैं। अब आपकी मर्जी होती है कि आप जो भी प्रेफरेंस देना चाहें आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी कॉम्बिनेशंस को, जब ये दो वस्तुओं की जो कॉम्बिनेशन होती है हिंदी में संयोग कहते हैं, तो दो वस्तुओं के जो संयोग होते हैं उनको जब हम किसी ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र कहा जाता है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका फीचर हो गया, हिंदी में कहते हैं कि इसकी विशेषताएं, तो हम पहले विशेषताएं डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए विशेषताएं क्या है, अधिमान वक्र की विशेषताएं, ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता जो है वो है, पहली विशेषता क्या है, नीचे की ओर ढालू, ठीक है। अभी हमने अधिमान वक्र बनाया था, मैं फिर से इसको बना देता हूं। ये अधिमान वक्र था, P वस्तु था यहां पर और यहां I वस्तु, ठीक है। तो क्या है, नीचे की ओर ढालू है, ठीक है। अब मैंने इससे पहले जब आप सबको पीपीसी वक्र वाला चैप्टर भी पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब भी कोई वक्र नीचे की ओर ढालू हो तो इसका मतलब है कि जो दोनों एक्सिस पे जो भी चीजें दी गई हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशन है। कहने का मतलब है कि ऋणात्मक संबंध है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर P वस्तु को अगर बढ़ाया जाएगा तो I वस्तु को कम किया जाएगा, या I वस्तु को अगर बढ़ाया जाएगा तो P वस्तु को कम किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी जब भी कोई स्लोप डाउनवर्ड होता है, कोई भी वक्र या नीचे की ओर ढालू होता है, तो जो भी एक्सिस पे जो भी चीजें दी गई हैं, किसी भी चीज की क्वांटिटी दी गई है, कुछ भी दिया गया है, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होगा। तो सिंपल आप सबको ये पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि नीचे की ओर ढालू है, क्योंकि आप सिर्फ नीचे की ओर ढालू लिख के काम नहीं चला सकते, इसका रीजन भी देना होता है। तो क्या है, नीचे की ओर ढालू क्यों है, क्योंकि एक वस्तु की इकाई बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की इकाई त्यागनी पड़ती है, ठीक है। तो एक वस्तु की इकाई बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, दूसरे वस्तु की इकाई त्यागनी पड़ रही है, इसलिए ये नीचे की ओर ढालू है। अब दूसरे फीचर की हम बात कर लेते हैं। दूसरा फीचर जो है, देखिए ये आप सबने 10th में पढ़ा होगा भाई, लेंसेज के बारे में पढ़ा था आप सबने 10th में आपने मिरर के बारे में पढ़ा था, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, नतोदर उन्नतोदर, ठीक है। तो यहां से अगर देखो तो क्या है, ये उन्नतोदर है, ठीक है, उन्नतोदर। तो अधिमान वक्र कैसा होता है, उन्नतोदर होता है।
तो अब भाई इसका रीजन भी पता होना चाहिए कि उन्नतोदर क्यों होता है। ठीक है, तो उन्नतोदर समझने के लिए पहले आपको एमआरएस समझना पड़ेगा। एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब कि सीमांत प्रतिस्थापन दर, हिंदी में कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर होता क्या है, तो देखिए क्या है, पहले मैं फिर से वही शेड्यूल बना लेता हूं जिससे आप सबको समझाने में आसानी होगी। मैंने एमआरटी आप सबको समझाया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि भाई जैसे एमआरटी था वैसे एमआरएस होता है, एमआरएस एक्स वाई दोनों वस्तुओं की। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु को कितना त्यागना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने आई वस्तु लिया था, यहां पर पी लिया था, 1 2 3 4 5, हमने लिया 15 10 6 3 1। अब मैं यहां पर एमआरएस देखूं क्या है, एमआरएस है ना, एक्स वाई एमआरएस। ठीक है, तो देखिए एमआरएस क्या है, देखिए पहले तो भाई कोई चेंज नहीं माना जाएगा। सिंपल अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए कि एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा एस बाय डेल्टा जी। इसका मतलब एस मतलब सैक्रिफाइस करना, जी मतलब गेन करना। ठीक है, मतलब आपने कितना त्यागा है, ठीक है, और आपने कितना गेन किया है, कितना प्राप्त किया है, उन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, एमआरएस एक्स वाई। एमआरएस एक्स वाई क्या है, कितना त्यागा है और कितना प्राप्त किया है, उसके अनुपात को कहा जाता है एमआरएस एक्स वाई। जरा देखिए पहले तो कोई चेंज नहीं होगा कि इससे पहले कितना था हमें कुछ नहीं पता है, पर यहां पर देखिए क्या है कि आपको यहां से 1 से 2 और यहां से यहां तक कितना त्यागना पड़ा, 15 से 10, मतलब आपको 5 पी त्यागनी पड़ी है। कितना गेन करने के लिए, 1 से 2 हो गया है ना, तो 1 आई मतलब एक आइसक्रीम लेने के लिए आप सबको क्या करना पड़ा, 5 पी मतलब पिज्जा जो है त्यागना पड़ा। अब यहां पर देखिए क्या है कि भाई 10 से 6 हो गया, तो 4 पी आपने त्यागा, फिर से ही क्या है 2 से 1 हुआ, तो यहां तो 1 ही का चेंज आया है, तो क्या हो गया 1 आई। नाउ फिर 3 पी, ठीक है, और यहां 1 आई, और फिर 2 पी और 1 आई। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ रहा है कि भाई आपको पी, ठीक है, पहले 5 त्यागना पड़ा, पहली आइसक्रीम लेने के लिए आपको 5 पिज्जा छोड़ना पड़ा, दूसरी आइसक्रीम लेने के लिए आपको 4 पिज्जा छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एमआरएस एक्स वाई, मतलब सीमांत प्रतिस्थापन दर। ठीक, अच्छा अब एक चीज और समझने वाली बात है कि देखिए एमआरएस एक्स वाई अगर बात करें तो त्यागने की जो दर है देखिए क्या है, घटती जा रही है, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2, ठीक है, घटती जा रही है। तो सिंपल सा है, एक चीज तो आप सबको समझ में आ गई कि अगर एमआरएस एक्स वाई घट रही है तो क्या होता है, ये उन्नतोदर होता है, मतलब कि कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स होता है ऑरिजिन से, ऑरिजिन मतलब 0 से, ठीक है, ऑरिजिन से कॉन्वेक्स होता है मतलब उन्नतोदर होता है। तो एमआरएस एक्स वाई अगर घटती है तो क्या होता है, ये उन्नतोदर होता है। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि जब हमने पहले आइसक्रीम के लिए मैंने 5 पिज्जा त्याग दिया था, ठीक है, फिर लेकिन जब एक और हमने लिया तो 4 ही त्यागा। तो होता क्या है कि हमने इससे पहले जो है कार्डिनल मेथड या गणनावाचक तो पढ़ा ही है, तो हम जैसे जैसे कोई चीज कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है कम होने लग जाती है, ये तो हमें पता ही है। तो जब हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी तो हम वस्तु जो त्याग रहे हैं उससे जो है उसको भी हम क्या करेंगे, कम त्यागेंगे। जैसे मान लीजिए पहले आपके पास आइसक्रीम नहीं थी, है, आप आइसक्रीम को खाने के लिए बड़े ज्यादा लालायित थे, हाँ मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, तो आपने कहा भाई तुम 1 आइसक्रीम दे दो, सिंपल है, मैं तुम्हें 5 पिज्जा देने के लिए तैयार हूं, बड़ी खुशी हुई। अब आप 1 आइसक्रीम कंज्यूम कर चुके हो, तो दूसरी आइसक्रीम की सेटिस्फेक्शन कम होगी ना, वो मजा ही नहीं आएगा जितना पहले मजा आया था। तो जब आप अगली आइसक्रीम लोगे तो कहोगे भाई ये बात ऐसी है कि मैं भाई 5 पिज्जा तो नहीं दूंगा, 4 ही दूंगा, ठीक है, तो आप 4 ही त्यागेंगे। ठीक है, तो दूसरे में अब दूसरा ले लिया तो तीसरे में और कम हो जाएगी, तो क्या करेंगे, तीसरे के लिए और कम त्याग करेंगे। तो इस तरह से इस कारण क्या होता है, ये क्या होता है, घटता है, और इसके घटने के कारण ही क्या होता है, ये
क्या हो जाता है, उन्नतोदर होता है। तो यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल कि घटते सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण अधिमान वक्र उन्नतोदर होता है। ठीक है, तो दो चीजें आप सबको समझ में आ गई। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 फीचर भी पूछ सकता है या एक पर्टिकुलर भी पूछ सकता है कि एक ही कोई भी नाम देकर उसको समझाना होता है, सिर्फ ये नहीं। जैसे भाई नीचे की ओर ढालू है तो आपको समझाना पड़ेगा नीचे की ओर ढालू क्यों है। अगर उन्नतोदर है तो उन्नतोदर क्यों है, तो आपको समझाना होता है। तो इसके इस तरह से कई सारे फीचर है, भी हम आगे चलेंगे। आप सब इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं जिससे हम अगला जो है समझ सके। अब देखिए अगला क्या है, अगला फीचर क्या कहता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। अच्छा, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, उससे पहले एक पॉइंट और आप सबको समझना है, क्या है, आईसी मैप कह सकते हो, अधिमान वक्र का मानचित्र। ठीक है, अधिमान वक्र का मानचित्र, मैप मतलब मानचित्र। होता क्या है कि जब एक ही कर्व पे कई सारी आईसी दर्शाई जाती है, या कह सकते हो कि अधिमान वक्र का एक परिवार दर्शाया जाता है, तो उसको हम आईसी मैप कहते हैं या मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और देखने वाली है कि देखो, मैं मान लो ये पॉइंट ले लेता हूं, अभी हमने बनाया था तो ये पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर मान लीजिए 6 था और 6 के साथ वहां पर 3 था आई थिंक, है ना। तो ये हमने ले लिया जनरली। तो अगर मैं IC2 पे जाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, IC2 पे जाने पे क्या हो गया, X बढ़ गया, इसी तरह से Y भी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि IC2 हमें ज्यादा क्वांटिटी दे रहा है। ठीक है, और ज्यादा क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी एक फीचर आएगा तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि एक ही कर्व पे कई सारी आईसी बन सकती हैं। ठीक है, एक ही कर्व पे कई सारी आईसी बन सकती है। इसको क्या कहा जाता है, अधिमान वक्र का परिवार कहा जाता है, या अधिमान वक्र का मानचित्र कहा जाता है, या आईसी मैप, आप सब समझ सकते हैं। तो अब देखिए अगला फीचर क्या है, अगला फीचर ये है कि भाई आईसी कर्व जो है वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, मतलब दो आईसी कर्व, दो आईसी में लिख रहा हूं तो आप सब समझ रहे हैं, अधिमान वक्र होता है, इंग्लिश में इसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो दो आईसी एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, हिंदी में कुछ भी लिखा आ सकता है। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं IC1, इसको मैं रेड कलर से बना देता हूं जिससे ज्यादा समझ में आए। IC2, ठीक है। अब हमने माना IC1 और IC2 एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, ये हमने माना है। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, बिंदु रख लेते हैं। हमने बिंदु रख ली ए बिंदु जो हमने रखी है वो IC1 पे रखा है, और एक बिंदु रख ली हमने B या IC2 पे रखा है, और एक बिंदु हमने C रखी उस जगह पे जहां पर दोनों IC आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, जो कि हमने माना है। अब इसका मतलब क्या हो गया,
देखिए अभी हमने जब विद्यमान वक्र का डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि आईसी कर्व जो है ऐसे दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिसे समान संतुष्टि मिलती है। तो मतलब इसके किसी भी बिंदु पे हम रखें, मतलब कि ये मैंने आईसी बनाया, ठीक है, इसका ये बिंदु हो, ये ए बिंदु हो या बी बिंदु हो, ठीक है, ए प्रेफरेंस लूं या बी प्रेफरेंस लूं, कोई भी प्रेफरेंस लूंगा, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, समान ही संतुष्टि मिलेगी। मतलब आईसी प्रत्येक बिंदु पे हमें समान संतुष्टि देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब देखो इससे होता क्या है कि यहां पर देखिए भाई संतुष्टि, अब ए बिंदु की संतुष्टि ए बराबर है संतुष्टि बी के, नहीं सॉरी सी के, ठीक है, क्योंकि सी बिंदु जो है वो ए पे और ए पे भी है, IC1 पे भी है और IC2 पे भी है, ठीक है। तो संतुष्टि ए जो है बराबर है सी के, सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो सी बिंदु है वो क्या है, IC1 पे भी है और ए बिंदु भी IC1 पे है, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया ही है कि अगर किसी आईसी पे दो बिंदु, चार बिंदु, कितने बिंदु होंगे लेकिन संतुष्टि क्या है, समान मिलेगा। इसी तरह से संतुष्टि बी बराबर है संतुष्टि सी के, ठीक है, क्योंकि ये जो सी है, सी पॉइंट हमने ध्यान से देखो तो सी पॉइंट हमने किस पे ले रखा है भाई, IC1 और 2 दोनों पे ले रखा है ना, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये 1 और ये 2, ठीक है, तो अब ये दोनों ही सी के बराबर हैं, ये भी सी के बराबर है, एक भी और ये भी। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि संतुष्टि ए बराबर हो जाता है संतुष्टि बी के, पर यह संभव ही नहीं है, ठीक है, पर यह संभव ही नहीं है कि दो आईसीओं की संतुष्टि एक समान हो जाए या इक्वल हो जाए, इसलिए आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। देखिए एक आईसी पे अगर एक कर्व बना हुआ है ऐसे, तो इस पे कोई भी बिंदु होगी वो तो समान संतुष्टि देगी। मान लो ये और ये दो बिंदु हैं, ये समान संतुष्टि देंगे। लेकिन अगर 2-3 आईसी हैं, 1 2 3 4, कोई भी 3-4 आईसी हैं, तो ये जितने भी आईसी होंगे ये अलग अलग संतुष्टि देंगे। उन पे जो बिंदु होंगी वो तो समान संतुष्टि देंगे, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग संतुष्टि देंगे। तो क्या है, संतुष्टि एक ए और बी बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग आईसी पे हैं। देखो ए जो है IC1 पे है और बी जो है IC2 पे है, इनकी संतुष्टि अलग अलग होनी चाहिए, परंतु इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि ये बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने मान्यता ली है कि ये एक माना हमने एक दूसरे को काटती है, वो क्या है, गलत है, ठीक है। हमारी जो भी अजम्पशंस थी वो क्या हो गई, गलत साबित हो गई। इस तरह से IC1 IC2 जो है एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है। तो ये इसका तीसरा फीचर था। अब देखते हैं अगला कि भाई हायर आईसी गिव्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हायर आईसी गिव्स हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब जो आईसी होता है, अभी मैंने बताया था कि आईसी मैप या बंडल कह सकते हो इसको, IC1 IC2 वे IC3, ठीक है, 3 आईसी हम ले लिया। इसको आईसी कर्व का बंडल भी कहा जाता है या अधिमान वक्र बंडल भी कहा जाता है, अधिमान वक्र मानचित्र भी कहा जाता है, मैप भी कहा जाता है, ठीक है। तो IC1 IC2 IC3, तो जो भी सबसे ऊंची वाली आईसी होगी वो अधिकतम संतुष्टि देती है। तो ऊंची आईसी अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, ठीक। तो जो भी हायर आईसी है, जो सबसे ऊपर वाली आईसी है, मतलब कि IC1 से IC2 ज्यादा संतुष्टि प्रदान करती है, IC2 से IC3 जो है ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। अब देखिए ऐसा होता कि हाँ, वैसे तो मैं आंसर पहले दे चुका हूं, यहां पर मैं लिख लेता हूं P वस्तु जो कि हमने लिया था, यहां हम लिख लेते हैं I वस्तु।
की इकाई, क्योंकि यहां पर इकाई होती है। यहां पर भी इकाई लिख लेता हूं। अब देखो मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूं, ये मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक, ये मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब यहां पर 3 और यहां 6 ले लिया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये इसको आगे बढ़ा रहा हूं, यहां मान लीजिए 5 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई यहां पर जो आई वस्तु है उसको घटाए बिना क्या है, पी वस्तु की ज्यादा इकाइयां मिल रही हैं, ठीक है, IC2 पे है। इसी तरह से अगर मैं इसको बढ़ा दूं ऊपर वाले को, तो क्या हुआ, एक्स वस्तु मतलब पी वस्तु को घटाए बिना हमें आई वस्तु की ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। और ज्यादा क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी का मतलब होता है ज्यादा संतुष्टि। सीधी सी बात है कि आपके पास 20 रुपए हैं, 20 रुपए थे आपके पास या 50 रुपए थे, मान लो 50 रुपए थे, आप गोलगप्पे और टिक्की लेने गए, 20 रुपए के गोलगप्पे आए 5, 30 रुपए की आई टिक्की। लेकिन हुआ क्या कि अब पांच गोलगप्पे और एक प्लेट टिक्की हो गई थी। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको 10 गोलगप्पे मिल गए, ठीक है, तो आपकी संतुष्टि बढ़ जाएगी ना। 50 ही रुपए में आपको 10 गोलगप्पे मिल गए और एक प्लेट टिक्की मिल गई, तो संतुष्टि बढ़ जाएगी ना। तो हायर आईसी जो होता है वो वस्तुओं की ज्यादा इकाइयां देता है, ज्यादा क्वांटिटी देता है, इसलिए क्या होती है, वो हमें संतुष्टि भी ज्यादा प्रदान करता है। जब उतनी इनकम में आपको किसी भी चीज की ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी तो आप सब संतुष्ट भी तो ज्यादा होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए हायर आईसी क्या है, हमें अधिक संतुष्टि देता है। आप सबको सिर्फ ये नहीं बता देना है कि भाई जो उच्च आदिमान वक्र होता है वो अधिक संतुष्टि देता है, उसका रीजन बताना होता है। तो उसका रीजन ये बताएंगे आप सब कि वो दोनों वस्तुओं की अधिक इकाइयां प्रदान करता है, इसलिए हमें ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये 4 फीचर हो गए, 4 विशेषताएं हो गए। अब इसकी आखिरी विशेषता है वो ये है कि आईसी कर्व जो है वो कभी भी जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसको टच नहीं करता है, ठीक है। आईसी कर्व जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस किसी को भी टच नहीं करता है। तो एक्स वस्तु की इकाई यहां पर लिख लिया मैंने, वाई वस्तु की इकाई ये लिख लिया मैंने। अब फिर से वही माना कि आईसी जो है, माना IC1 एक्स अक्षांश, हिंदी में अक्षांश कहते हैं, को छूता है या टच करता है। अब ये हमने माना है तो ये हमने लेट कर लिया, ये एक्स होता है तो ये हमने लेट कर लिया, यहां पर छू गया ये, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब होता क्या है, आप सबने 10th के मैथ में कर्व तो बनाया था कि अगर कोई भी अक्षांश को छुएगा, कोई भी लाइन अगर अक्षांश को छूटती है तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे वस्तु की इकाई 0 है, ठीक है। तो अगर ये x अक्षांश को छू रहा है तो मतलब कि y की जो भी इकाई है वो 0 है, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि IC जो है दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। अगर एक वस्तु 0 हो गई, उसकी इकाई 0 हो गई, तो मतलब कि एक ही वस्तु तो बची, तो आप संयोग की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए IC जो होता है वो किसी भी अक्षांश को नहीं छूता है। अगर मैं इसी तरह से y के अक्षांश को छुआ दूं, ये मैंने y के अक्षांश को छुआ दिया IC2 से, तो इसका मतलब हो गया कि क्वांटिटी ऑफ x कॉमोडिटी विल बी 0, ठीक है, मतलब कि x वस्तु की इकाई 0 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर से वही चीज है कि आप तो कोई किसी चीज के संयोगों को ही नहीं दर्शा रहे, और हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि क्या होता है कि दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिससे हमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो अगर 0 हो जाएगा तो दो वस्तुएं ही नहीं बचेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये x अक्षांश को या y अक्षांश को नहीं छूता है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके फीचर हो गए, विशेषताएं हो गई, और आईसी कर्व क्या होता है ये हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि भाई क्योंकि कई सारे टॉपिक इसमें बजट लाइन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे बजट लाइन का जो टॉपिक है उसको खत्म कर दे, और हम इसे 3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है इसको खत्म कर दिया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।